Stop crying your heart out, huh? Stay humble, huh? Stay humble. And this is what we want from Vinicius Junior. कि जब आपको प्रोवोक किया जाए, जब पूरा स्टेडियम आपके लिटरली अगेंस्ट चैंट्स करे, जब आपके हर टच पे आपको बू किया जाए, तो व्हाट्स बेटर वे कि आप इतिहाद में खड़े हो के मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस दें, मैन ऑफ द मैच अवार्ड लेके उड़ें, बजाय इसके कि आप रेफरीज के साथ, आप प्लेयर्स के साथ आर्ग्यू करें, जिससे आपका खुद का गेम भी ख़राब होता है और आपको जो ध्यान देना चाहिए गेम पे, वो आपका ध्यान फिर गेम पे नहीं होता। नॉट जस्टिफाइंग उसके साथ जो रेसिस्ट स्टैंड्स होते हैं वो भी नहीं होने चाहिए, बट आई थिंक विनीशियस को अपने गेम पे भी ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। बट गेम की अगर हम यहाँ पे बात करें तो आर यू गाइज नॉट एंटरटेन? ना, आई थिंक इट वाज अ क्रैप गेम फ्रॉम बोथ द साइड्स, बट इट वाज एंटरटेनिंग टू बी ऑनेस्ट। जूड बेलिंगम एट द दैट won it for Real Madrid and what a victory it was। और जूड बेलिंगम की अगर मैं बात करूँ तो आई थिंक जूड बेलिंगम से बड़ा क्लच प्लेयर अभी आपको वर्ल्ड फुटबॉल में नज़र नहीं आएगा। आई थिंक क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद आप मोस्ट प्रोबेबली कह सकते हो कि जूड बेलिंगम ही है जो कि इस तरीके के क्लच मोमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं जूड बेलिंगम की तरफ से। जूड बेलिंगम को रियल मैड्रिड में सिर्फ 2 साल हुए हैं और 2 सालों में उनके 4-5 स्टॉपेज टाइम विनर्स हैं। और आज का पोल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। आज के गेम में बहुत कुछ है डिस्कस करने को, बट उससे पहले हम ज़रा यहाँ पे लाइनअप देख लेते हैं। और लाइनअप में मेरा नहीं ख्याल कि कोई सरप्राइजेस थे, बिकॉज हमने ये चीज़ एक्सपेक्ट की थी। प्रीव्यू में हमने इस चीज़ पे ही डिस्कस किया था जो लाइनअप कार्लो एंजेलोटी खिलाएंगे। अब वही चीज़ है कि मेरे ख्याल से मेजॉरिटी ऑफ द फैन बेस यहाँ पे चाहती थी कि फेरन गार्सिया स्टार्ट करें ओवर फर्लन मेंडी, बिकॉज फेरन गार्सिया जो हमें प्रोवाइड कर सकते हैं और जो गेम उन्होंने खेला एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट, ही प्लेड हिज हार्ट आउट अगेंस्ट एटलेटिको मैड्रिड। और वही चीज़ मैं कहता हुआ आया हूँ कि 4-5-6 गेम जो भी फेरन गार्सिया ने खेले, उन गेम्स में आप उनकी कमिटमेंट देखें और आप देखें कि जो वो प्रोवाइड कर सकते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि फर्लन मेंडी वो चीज़ हमें प्रोवाइड कर सकते थे। बट कार्लो एंजेलोटी इज़ बीइंग कार्लो एंजेलोटी। वही चीज़ है कि कार्लो एंजेलोटी को ट्रस्ट है यहाँ पे फर्लन मेंडी पे। आई डोंट नो कि ये ट्रस्ट आपका कहाँ से आ रहा है, बिकॉज मुझे समझ नहीं आ रही कि फर्लन मेंडी यहाँ पे फेरन गार्सिया के ऊपर कैसे स्टार्ट करे जाते हैं। तो बट यही है कि कार्लो एंजेलोटी इन बड़े गेम्स में फेरलन मेंडी को ही स्टार्ट करवाते हैं, नो मैटर कि वो किस तरीके की परफॉर्मेंस देते हैं। रियल मैड्रिड की तो लाइनअप मेरे ख्याल से एक्सपेक्टेड लाइनअप थी, जो हमने प्रेडिक्ट की थी वही लाइनअप खेली। और बीच में ये बातें भी आ रही थी कि शायद फेरलन मेंडी राइट बैक पे खेल लेंगे। आई थिंक इट वाज अ बुलशिट, जिस तरीके के रूमर्स आ रहे थे यहाँ पे। बट जो मैनचेस्टर सिटी की लाइनअप थी, आई थिंक मैनचेस्टर सिटी की लाइनअप मुझे बिट सरप्राइजिंग लगी ऑनेस्टली, क्योंकि सबसे पहले जो डबल पिवट में यहाँ पे स्टोन्स और बर्नार्डो सिल्वा का स्टार्ट करना और यहाँ पे जैक ग्रिलिश का स्टार्ट करना ओवर मार्मोश, मेरे लिए बिट सरप्राइजिंग था। बिकॉज मार्मोश यहाँ पे लेफ्ट विंग साइड पे खेलते तो मार्मोश हमारे लिए डिफिकल्टीज पैदा कर सकते थे एज कम्पेयर टू जैक ग्रिलिश। और तो जैक ग्रिलिश ने भी यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूट किया जो मैनचेस्टर सिटी ने पहला गोल स्कोर किया, बट आई थिंक यहाँ पे मार्मोश काफ़ी ज़्यादा क्रिएट कर सकते थे। और मैं सरप्राइज इस वजह से भी हूँ कि मार्मोश को यहाँ पे 83 मिनट में सब्स्टिट्यूट किया गया है मैनचेस्टर सिटी की तरफ से। गेम की अगर हम यहाँ पे बात करें और गेम में सबसे पहले हम मैनचेस्टर सिटी की बात करें, तो आई थिंक ये मैनचेस्टर सिटी की लास्ट 5-6 सालों की, जब से पेप गार्डियोला मैनचेस्टर सिटी में आए, ये सिटी की वीकेस्ट टीम है। इस टीम में आप देखो तो आपको डिफेंसिवली भी मसले मिलेंगे, इस टीम में आपको मिडफील्ड में भी मसले मिलेंगे, इस टीम में आपको ऑफेंसिवली भी काफ़ी ज़्यादा इश्यूज मिलेंगे। और मैनचेस्टर सिटी का जो डाउनफॉल है, आई थिंक दैट नीड्स टू बी स्टडीड, क्योंकि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था पिछले सीज़न कि मैनचेस्टर सिटी इस तरह से फुटबॉल खेलेगी और वो इस तरह से हर डिपार्टमेंट में स्ट्रगल कर रहे होंगे पिछले नेक्स्ट सीज़न। तो गेम की अगर हम यहाँ पे बात करें तो गेम आई थिंक जो स्टार्ट हुआ, आई थिंक रियल मैड्रिड ने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टार्ट किया गेम का। शुरू के जो 10-15 मिनट में वहाँ पे हमें चांसेस यहाँ पे मिले, लेकिन हमने अपने चांसेस नहीं लिए। आई थिंक यहाँ पे सिटी अपने आप को लकी तस्वर करे कि रियल मैड्रिड ने अपने चांसेस नहीं लिए। आई एम नॉट इवन किडिंग, अगर रियल मैड्रिड अपने चांसेस ले लेती तो यहाँ पे 5-6 गोल भी सिटी के अगेंस्ट स्कोर हो सकते थे, क्योंकि हमने इतने ज़्यादा चांसेस स्कोर किए थे। लेकिन यहाँ पे मैनचेस्टर सिटी आउट ऑफ नोवेयर 10-15 मिनट का जो स्ट्रेंथ था, आई थिंक उसके बाद मैनचेस्टर सिटी केम इन स्ट्रॉन्ग इनटू द गेम और फिर वहाँ पे उन्होंने गोल स्कोर किया। यहाँ पे ग्वार्डियोल का रन था आउट ऑफ नोवेयर और जैक ग्रिलिश की बॉल थी, बहुत ही ज़बरदस्त बॉल थी, चेस पास था उनका टू अर्लिंग हालैंड और हालैंड स्कोर्ड। अब मैं देख रहा हूँ कि बहुत से लोग यहाँ पे राउल असेंसियो को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि राउल असेंसियो का बैन था भाई गॉडी।
तो राउल एसेंसियो का मैन ग्वार्डियोल नहीं था, राउल एसेंसियो का मैन था एर्लिंग हालांड। उसको उसने अच्छी तरीके से कवर कर लिया था। अगर आप ग्वार्डियोल की बात करें तो ग्वार्डियोल ने लेट इन द बॉक्स अराइव किया। ये कमाविंगा और डेनी सेबायोस में से किसी एक का मैन था जो कि उन दोनों को ट्रैक डाउन करना चाहिए था, लेकिन उन दोनों में से किसी ने भी ट्रैक डाउन नहीं किया। और यहाँ पे एक क्लियर अपॉर्चुनिटी मिली एर्लिंग हालांड को और यहाँ पे मैनचेस्टर सिटी ने यहाँ पे गोल स्कोर किया। मुझे लगता है कि मैनचेस्टर सिटी के गोल स्कोर करने के बाद रियल मैड्रिड के प्लेयर्स के जो शोल्डर्स थे वो मुझे थोड़े से डाउन नजर आए। और फिर यहाँ पे सेकंड हाफ स्टार्ट हुआ और सेकंड हाफ की अगर मैं बात करूँ तो आई थिंक सेकंड हाफ भी रियल मैड्रिड ने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली स्टार्ट किया। और रियल मैड्रिड को टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस मिल रही थी मिडफील्ड में भी। जैसे मैंने कहा था कि रियल मैड्रिड को जो मिडफील्ड बैटल है वो जीतनी पड़ेगी यहाँ पे मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट, और हमें जीतनी भी चाहिए जिस तरह से हमारे प्लेयर्स थे। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो किलियन एम्बाप्पे ने यहाँ पे गोल स्कोर किया, बट इट वाज ऑल अबाउट डेनी सेबायोस। सेबायोस की अगर मैं बात करूं तो ही हैज़ एमर्ज वन ऑफ द की प्लेयर्स फॉर रियल मैड्रिड। और डेनी सेबायोस के आने से रियल मैड्रिड की मिडफील्ड में हमें एक स्टेबिलिटी, एक कंट्रोल हमें नज़र आए जो कि डेनी सेबायोस के से पहले हमें वो चीज़ देखने को नहीं मिलती थी। एंड इट्स रियली ब्यूटीफुल टू सी, इट वाज ऑल अबाउट डेनी सेबायोस। यहाँ पे किलियन एम्बाप्पे लकी रहे, ही डिड एवरीथिंग नॉट टू स्कोर, बट यहाँ पे रियल मैड्रिड ने स्कोर किया और यहाँ पे स्कोर 1-1 से बराबर हुआ। उसके बाद रियल मैड्रिड ने डोमिनेट किया गेम को। अगर हम गेम की यहाँ पे बात करें तो रियल मैड्रिड को चांसेस मिले, जूड बेलिंगम को चांस मिला। आई डोंट रिमेंबर कि वो किसका पास था, बट व्हाट अ ब्रिलियंट पास इट वाज। और जूड बेलिंगम को वो चांस स्कोर करना चाहिए था बिकॉज इट वाज 1v1 अगेंस्ट एडरसन। उसके बाद की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मैनचेस्टर सिटी को पेनल्टी मिली, जो कि पेनल्टी मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल पेनल्टी थी। एक वीक में 2 कंट्रोवर्शियल पेनल्टीज हमारे ओपोनेंट्स को मिली है और ये हमारे अगेंस्ट अब रोज़ का ही रूटीन बन गया है ऑनेस्टली स्पीकिंग। मुझे अभी भी लगता है, मैंने जितने भी एंगल्स देखे हैं उस एंगल से मुझे लगता है कि जो जो फिल फोर्डन थे वो आउट्स ऑफ द बॉक्स यहाँ पे फाउल हुए थे और यहाँ पे फ्री किक होनी चाहिए थी बजाय इसके कि वो पेनल्टी हो। बट इट इज़ व्हाट इट इज़, इसके बारे में आप क्या आर्ग्यू कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एर्लिंग हालैंड ने पेनल्टी स्कोर की और उसके बाद रियल मैड्रिड ने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशंस की। डेनी सेबायोस को सब्स्टिट्यूट किया गया है, उनकी जगह पे यहाँ पे मॉड्रिच को लेके आया गया और उसके अलावा रॉड्रिगो को सब्स्टिट्यूट किया गया यहाँ पे, उसकी जगह पे यहाँ पे ब्राहिम डियाज को लेके आया गया। यहाँ पे विनीशियस जूनियर को पास दिया गया एंड आई थिंक विनीशियस जूनियर ने यहाँ पे ही डिड प्रिटी वेल कि यहाँ पे उन्होंने एटलीस्ट शॉट ली। और मुझे नहीं पता कि यहाँ पे एडरसन क्या कर रहे थे ऑनेस्टली स्पीकिंग, बिकॉज कोई ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे आपका चेस्ट से रोकने की, यहाँ को यहाँ पे पंच कर सकते थे और यहाँ पे मतलब डेंजर जोन से आप आउट कर सकते थे, बट उन्होंने चेस्ट ली और चेस्ट से यहाँ पे ब्राहिम डियाज ने गोल स्कोर किया। और आखिर में यहाँ पे विनीशियस जूनियर यहाँ पे मेरे यहाँ से वो जिप करने गए थे। अब यहाँ अगर आप उससे पूछेंगे वो कहेगा कि नहीं, आई वाज गोइंग टू स्कोर एट दैट मोमेंट, बट ये मेरे ख्याल से वो स्कोर करने जा रहे थे, बट वहाँ पे उन्होंने चिप किया और वहाँ पे वो गोल स्कोर नहीं हुआ। एंड थैंकफुली जूड बेलिंगम अराइव्ड इन द बॉक्स और उन्होंने वो टैप इन स्कोर किया। अब लोग बोलेंगे कि जूड बेलिंगम इज़ लकी एंड एवरीथिंग, लेकिन लोग ये चीज़ नहीं देखते कि जूड बेलिंगम ने भी ये चीज़ कही थी कि वो 6-7 ऐसे रन बनाता है जिसमें जाके उसको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है। सो जूड बेलिंगम की जो प्रेजेंस है इन द बॉक्स, आई थिंक दैट नीड टू बी स्टडीड, क्योंकि जहाँ पे सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरत हो रही है जूड बेलिंगम वहाँ पे बॉक्स में अराइव करते हैं। मॉडर्न डे बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर आप जिस चीज़ को कह सकते हो, और जूड बेलिंगम को आप क्रेडिट दें कि ही वॉन इट फॉर रियल मैड्रिड। अब अगर मैं गेम की बात करूं तो आई थिंक गेम अच्छा था। शुरू के बीच में आप कह सकते हो कि मैनचेस्टर सिटी ने फर्स्ट हाफ यहाँ पे डोमिनेट किया, बट उसके बाद इट वाज काइंड ऑफ अ रियल मैड्रिड, स्पेशली जो सेकंड गोल जो हमने स्कोर किया उसके बाद आई थिंक रियल मैड्रिड ने यहाँ पे गेम मोस्टली आप कह सकते हो कि डोमिनेट किया। हमारे पास चांसेस थे, हमें बहुत ज़्यादा स्पेसेस भी मिली मैनचेस्टर सिटी की मिडफील्ड की तरफ से। बट यहाँ पे कुछ प्लेयर्स हैं जिनके बारे में मैं डिस्कस करना चाहूँगा और सबसे पहले आई थिंक राउल एसेंसियो की परफॉर्मेंस के बारे में मैं बात करना चाहूँगा। एंड आई एम काइंड ऑफ अ प्राउड कि मैं उन लोगों में से था जिन्होंने, मैं उस टाइम से बात करता था जब लोग इस चीज़ को सीरियस नहीं लेते थे कि राउल एसेंसियो को स्टार्ट करना चाहिए, रियल मैड्रिड के लिए राउल एसेंसियो को स्टार्ट करना चाहिए, बट लोगों ने उस टाइम सीरियस नहीं ली और कुछ लोग उस टाइम भी ये चीज़ कहते थे कि राउल एसेंसियो को स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन राउल एसेंसियो को मिनट्स नहीं मिलते थे।
अब राहुल एसेंसियो की अगर आप बात करो तो राहुल एसेंसियो आई थिंक ही इज़ वेरी काम एंड कंपोज। जैसे मैंने अपने प्रीव्यू में भी कहा कि वो चैलेंजेस से शाये हुए नहीं करते, ही लव्स टू टेक ऑन द चैलेंजेस। और वही चीज़ हमें सर्जियो रामोस की याद दिलाते हैं, बिकॉज रामोस भी जिस तरह के प्लेयर थे वो चैलेंजेस से कभी भी पीछे नहीं हटे, वो हमेशा उसने चैलेंजेस का सामना किया। तो राहुल एसेंसियो इज अ काइंड ऑफ अ गाय। और राहुल एसेंसियो की अगर आप सीवी उठा के देखें तो राहुल एसेंसियो ने एनफील्ड में लिवरपूल के अगेंस्ट खेला, एटलेटिको मैड्रिड के साथ खेला यहाँ पे बर्नाब्यू में, उसके अलावा बारसा में भी उसको मिनट्स मिले। आई थिंक ही वाज डिसेंट जब जहाँ उसको मिनट्स मिले। और यहाँ पे मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट भी उनका सबसे मोस्ट मेरे ख्याल से बहुत बड़ा टेस्ट था, और उस टेस्ट में वो बहुत अच्छी तरीके से कामयाब हुए। आई थिंक ही डिड वेल अगेन, मैं कहूँगा कि यहाँ पे फॉर रियल मैड्रिड। और वही चीज़ है कि अगर आप अपनी एकेडमी पे ट्रस्ट करेंगे, अगर आप अपनी एकेडमी पे या एकेडमी के यंगस्टर्स पे ट्रस्ट करेंगे, तो फिर इसी तरीके की परफॉर्मेंसेज आएंगी। एंड राहुल एसेंसियो हमारे एकेडमी के लीस्ट रेटेड सेंटर बैक थे। नाउ आप इमेजिन करें कि कितने यंग प्लेयर्स हैं जिनको हम अपने फर्स्ट टीम में चांस दे सकते थे जब हमें उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। जेसस फोर्टिया इज़ द वन जिसके बारे में मुझे अभी भी लगता है कि ही इज़ बाउंड टू प्ले फॉर द फर्स्ट टीम। एटलीस्ट उसको मिनट्स मिलने चाहिए, उसको टेस्ट करना चाहिए। और लास्ट में मैं थीबो कोर्तोआ की बात ज़रूर करूँगा। थीबो कोर्तोआ ने ऑल्दो इतना कुछ किया नहीं, उतना कुछ उसको करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, लेकिन थीबो कोर्तोआ की जो सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग चीज़ है कि जहाँ पे उसको पास करनी होती है वहाँ पे भी वो लॉन्ग बॉल्स खिला देता है। आई थिंक ये काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है और थीबो कोर्तोआ को इस चीज़ पे काम करना पड़ेगा। बट गोइंग इनटू द सेकेंड लेग जो कि बर्नाब्यू में, आई थिंक इट्स अ बिग एडवांटेज फॉर रियल मैड्रिड कि हम लोग यहाँ पे 3-2 के स्कोर के साथ जाते हैं। ऑल्दो मैंने 2-1 की विक्ट्री प्रेडिक्ट की थी रियल मैड्रिड के लिए, बट 3-2 से हमने ये गेम जीता और ये बहुत ही ज़्यादा मैसिव एडवांटेज है। टाई इज़ नॉट ओवर एट, हम सबको पता है मैनचेस्टर सिटी की क्वालिटी, इवन दो कि दे आर स्ट्रगलिंग। बट जो सबसे अच्छी चीज़ है कि किसी प्लेयर ने येलो नहीं लिया और हमारे ऑलमोस्ट सभी प्लेयर अवेलेबल होंगे सेंटियागो बर्नाब्यू में। So that was pretty much it. I think it was a dominant performance. I think हम डिज़र्व करते थे जीतना इस गेम को। बट अपना ओपिनियन दे कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को कैसा लगा ये गेम। तो भाई बनते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अनटिल देन अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, पीस आउट।